नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। करीब 1.5 साल से मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान की तनातनी और गाजा का युद्ध चल रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध भी हुआ। इन दोनों युद्धों में दुनिया की ज्यादातर मिलिट्री पावर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन नहीं बनी जो इन युद्धों को विश्व युद्ध में बदलने का कोई मजबूत इशारा करती हो। लेकिन मिडिल ईस्ट के ही एक और मुल्क सीरिया में पिछले कुछ दिनों से हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि अब यहाँ टर्की, रशिया, ईरान, इजराइल और अमेरिका की फौजें सीधे इन्वॉल्व हो गई हैं और एक तरीके से एक अनऑफिशियल विश्व युद्ध का आगाज भी सीरिया में हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीरिया की उस सिविल वॉर की जो कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती जा रही है। आपको बताएंगे कि कैसे रूस के सीरिया की अगर हार होती है सीरिया की सरकार की, तो रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। और सीरिया के खेल में कितने खिलाड़ी इस खेल में शामिल हैं, क्योंकि सीरिया के गृह युद्ध में लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों की संख्या में लोग अपने घर बार से बेदखल हो चुके हैं। इस खेल में, जो खेल सीरिया में पिछले करीब 12-13 साल से खेला जा रहा है, उसमें कितने खिलाड़ी शामिल हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते हैं। सीरिया में पिछले कई सालों से सिविल वॉर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ सालों से अपेक्षाकृत शांति थी। ज़्यादा लड़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहे रूस और बागी गुट एसटीएस को पाल पोस रहे टर्की के बीच में एक समझौता 2020 में हुआ था। लेकिन कुछ दिन पहले एसटीएस ने अचानक से ये समझौता तोड़ते हुए सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर चढ़ाई कर दी। ये हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि असद के फौजियों को संभलने का मौका नहीं मिला और सैकड़ों की तादाद में उनके मारे जाने या घायल होने के बाद असद की फौज, बशर अल असद जो राष्ट्रपति हैं, उनकी फौज वहां से अलेप्पो से पीछे हट गई और अलेप्पो शहर बागियों के कब्जे में दोबारा चला गया। बागी महज यही नहीं रुके, बल्कि अब वो सीरिया के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बागियों की इस जीत के बाद सीरिया में मौजूद रूसी फौज भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। ये जो अलेप्पो शहर बागियों के कब्जे में गया है, इसके बाद खबर ऐसी आई है कि राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में जो उनके कमांडर थे उनको रिप्लेस करके किसी दूसरे अधिकारी को कमांड सौंपी है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ये खबरें अभी पुष्ट नहीं हो सकी हैं। और अब खबर यह है कि रूसी एयरफोर्स एसटीएस यानी बागियों का वो ग्रुप जिसने अलेप्पो शहर पर कब्जा किया है, उसके कई ठिकानों पर और हथियारों के अड्डों पर जोरदार हवाई हमला कर रहा है। सीरिया में 2011 में हुई सिविल वॉर के बाद से अलेप्पो शहर पर बागियों का कब्जा हो गया था, लेकिन साल 2015 में जब रूस की इस जंग में एंट्री हुई और उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया हिजबुल्लाह के साथ मिलकर 2016 में शहर से बागियों को खदेड़ दिया था, तब से लेकर अब तक ये शहर असद की फौज के कब्जे में था, बशर अल असद की फौज के कब्जे में था। लेकिन हाल ही में इजराइल के साथ हुई जंग में हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने और रूस का फोकस यूक्रेन युद्ध पर ज़्यादा होने के चलते एचटीएस ने ये बड़ा दांव चला है। अब हम आपको बताते हैं कि एचटीएस आखिरकार है क्या, कौन इसका लीडर है, तुर्की का इसको समर्थन क्यों हासिल है। साल 2011 में शुरू हुई सिविल वॉर के बाद जिस बागी गुट ने सबसे ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा किया है वो एचटीएस ही है। इसका पूरा नाम है हयात तहरीर अल शाम। ये अल नुसरा फ्रंट का ही बदला हुआ नाम है। अल नुसरा फ्रंट यानी वो जो कि अलकायदा की ब्रांच सीरिया में जो थी वो। यह आतंकी संगठन है जिससे अलकायदा, मुजाहिदीन शूरा काउंसिल और आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट के साथ काम किया है। कहा जाता है कि सुन्नी इस्लाम को आगे बढ़ाने की जंग में इसके लड़ाके लड़ रहे हैं। इसके संगठन में 10,000 के आसपास लड़ाके हैं। इनमें ना सिर्फ सीरिया के लोग हैं बल्कि इराक के लोग भी हैं। सद्दाम हुसैन के पुराने सैनिक भी इसमें शामिल हैं। सीरिया की सिविल वॉर में शिया सुन्नी का भी एक एंगल है, वो भी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद शिया मत की एक शाखा अलवाइट की नुमाइंदगी करते हैं। शियाओं में सबसे ज़्यादा बड़ा पावर सेंटर यानी ईरान का उसको पूरा समर्थन हासिल है, तो वहीं सीरिया का पड़ोसी टर्की एचटीएस जैसे कट्टरपंथी सुन्नी संगठन की मदद कर रहा है। एचटीएस सीरिया के शासन और ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा गुट है। इसने इदलिब, अलेप्पो और हमा के इलाकों के कई गांवों पर कब्जा किया है। इस गुट का मौजूदा कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। जुलानी अलकायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का भी करीबी रहा था।
जुलानी को अमेरिका की सेना ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 2008 में उसे रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 2012 में उसने जमात अल नुसरा की स्थापना की और सीरिया में असद के शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सीरिया में टर्की की फौज ग्राउंड पर इन बागियों के साथ मौजूद है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि बागियों के प्रभाव वाले इलाकों में मौजूद तेल के कुओं से निकलने वाले क्रूड ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर टर्की जमकर मुनाफा कमा रहा है, और यहां तक कहा जा रहा है कि वो ये तेल इजराइल को भी बेच रहा है। आप यहां गौर कीजिए, गाजा के मसले पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन जिस तरीके से इजराइल को खुली चुनौती दे रहे हैं, इस्लामिक देशों को ललकार रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ जाएं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि एक इस्लामिक मुल्क सीरिया के तेल को चुरा कर टर्की इजराइल को बेच रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। यही शायद राजनीति है। खैर, सीरिया में जो एक और बड़ा खिलाड़ी है वो है अमेरिका। अमेरिका असद सरकार की रूस और ईरान के साथ हुई दोस्ती के चलते उससे नाराज है। अमेरिका चाहता है कि असद की सरकार गिर जाए, उसका पतन हो जाए। हालांकि मौजूदा हमले में अमेरिका ने अपने शामिल होने से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है कि उसका इन विद्रोहियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। असद का रूस के प्रति जो झुकाव है, उसी की वजह से ये विद्रोही फिर से उठकर खड़े हुए, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका STS को एक आतंकी संगठन मानता है, लेकिन इसके अलावा सीरिया में और भी कई बागी संगठन हैं जिन्हें अमेरिका समर्थन देता है। इनमें सबसे अहम है SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये बेसिकली कुर्द जो लोग हैं वहाँ पर, उनके गुट का एक सैन्य संगठन है। इनकी मौजूदगी सीरिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में है, जहाँ पर STS भी एक्टिव है। कुर्दों की कुछ आबादी टर्की में भी है, जिसे एर्दोगन अपने लिए खतरा मानते हैं। उनको लगता है कि टर्की की एकता के लिए कुर्द विद्रोही खतरा है। अगर सीरिया में कुर्दों को कुछ इलाका मिला तो टर्की में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा STS और SDF दो अलग अलग सोच वाले गुट हैं। जो दो विद्रोही बड़े हैं वो दो ये हैं, लेकिन इनकी लड़ाई असद सरकार के साथ है। इसके अलावा सीरिया के साउथ ईस्ट इलाके में भी एक्टिव कुछ गुटों को अमेरिका समर्थन देता है। एक वक्त था जब इराक और सीरिया के एक हिस्से पर ISIS का कब्जा था, लेकिन अमेरिका ने उसे काफी कमजोर कर दिया। अमेरिका को अभी अंदेशा है कि यह खतरनाक आतंकी संगठन यानी ISIS सीरिया में फिर से पनप सकता है, और इसी लिहाज से अमेरिका जो दावा करता है, उसने सीरिया के एक बड़े भूभाग को अपने कंट्रोल में रखा है। इसके अलावा उसके तकरीबन 1000 फौजी, अमेरिका का मिलिट्री बेस भी सीरिया में है, और तकरीबन 1000 फौजी सीरिया में मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं, इस नक्शे के जरिए आप समझिए कि सीरिया में फिलहाल कौन कहां पर काबिज है। सीरिया के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से का एक भूभाग अमेरिका के कंट्रोल में है। आप इसमें देख सकते हैं नक्शे में, यहां अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद है और कई फौजी भी तैनात हैं। अमेरिका का दावा है कि वो ISIS और अलकायदा के आतंकियों को पर लगाम कसने के लिए यहां मौजूद है, जैसा हमने आपको बताया। सीरिया के दक्षिण में एक हिस्सा इजराइल के भी कब्जे में है, जबकि उत्तर की दिशा का इलाका तुर्की और उसके समर्थन वाले मिलिशिया के कब्जे में है। बचा हुआ देश करीब 70% जो जगह बची है, 65 से 70%, वो अब बशर अल असद के कब्जे में है, जिनको ईरान और रूस का समर्थन है। अलेप्पो शहर पर इसी तुर्की के समर्थन वाले STS ने कब्जा किया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल STS का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके हवाई हमलों ने ईरान से जो रसद आती थी सीरिया की सरकार की फौज के लिए इराक के रास्ते, उस मदद को नष्ट कर दिया है। हथियार, गोला बारूद, बाकी चीज़ें या कुछ फौजी मदद के लिए लड़ाके जो ईरान से इराक के रास्ते सीरिया पहुंचते थे, उनको इजराइल के और अमेरिका के हवाई हमलों में नष्ट किया जा रहा है। सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियारों के जखीरों को तो इजराइल पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। सीरिया में हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने के चलते ही STS ने दोबारा हमला करके अलेप्पो पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, जिसमें वो कामयाब भी रहा है। यानी ये बात साफ है कि एक ओर तो अमेरिका STS को आतंकी संगठन मानता है, जबकि दूसरी ओर उसने ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि वो असद सरकार के खिलाफ STS मजबूत हो जाए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जोड़ी का असली टारगेट तो सीरिया की असद सरकार है, जो कि रूस की दोस्त है, रूस और ईरान की। अब देखना यह होगा कि रूस और ईरान सीरिया में अपने दोस्त असद की सरकार को बचाने के लिए किस हद तक आगे जाते हैं, और क्या सीरिया की जंग वाकई एक ओपन वर्ल्ड वॉर करवाती है या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।